हेलो भाइयों और उनकी प्यारी सी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारे प्यारे से चैनल स्किलशाला के ऊपर, जहां आज हम लोग लाइट का लेक्चर नंबर 9 लेकर के आ गए हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पूरी तरीके से रिफ्लेक्शन को खत्म कर लिया था। जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा है, जाओ जाके पहले वो लेक्चर देख के आओ, और जिसने वो लेक्चर देख लिया है, चलिए शुरू करते। तो यार आज हम लोग ना अपने लाइट चैप्टर का जो बाकी आधा पोर्शन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन तो यार बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि रिफ्लेक्शन होती है, लाइट किसी भी पॉलिश सरफेस पे पड़ेगी तो बाउंस बैक करेगी। ये तो हमें बचपन से पता है, 7th में भी पढ़ा, 8th में भी पढ़ा, सब में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये कौन सा ऐसा दूसरा फिनोमिना है जो हमने आज तक पढ़ा नहीं है। तो अब हम लोग 10th क्लास के अंदर इसी रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे से देखेंगे। यार रिफ्लेक्शन थोड़ा पता क्या है, बचपन से पढ़ रखा है, थोड़ा ना उसके अंदर रटवाने वाला क्वेश्चन है। ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो बस पता लग गया, कोई कंसेप्ट ऐसा तगड़ा सा नहीं आता। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन के अंदर पता है क्या, एक फील आएगी, ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ऐसा सही में होता है, ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा भी होता है, हो सकता है, बिल्कुल रियल लाइफ वाली फील आएगी। तो यार इसके अंदर ये वाला सही में टॉपिक बहुत बढ़िया है। तो मैं तुम्हें ना थोड़ा सा रिफ्लेक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ कि होता क्या है। तुम देख पा रहे हो तुम्हारे सामने एक बढ़िया सी सीनरी है, तुम्हारा दिल खुश हो गया ये सीनरी देख करके। जहां पर ऊपर क्या है, ऊपर हमारे पास ये रहा सन, यहां पर आसपास तुम्हें पता है हमारी अर्थ पे ना मीडियम सिर्फ 3 ही होते हैं, एक एयर, वाटर और सॉलिड। एयर मतलब गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ये 3 मीडियम होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। अब मीडियम क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो हम लोगों को किसी भी चीज़ के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में, ट्रैवल करने के अंदर हेल्प करती है। हम लोग हमारे अर्थ पे कोई सी भी चीज़ अगर ट्रांसपोर्ट या ट्रैवल करेगी ना, वो किसी ना किसी मीडियम के अंदर ही करेगी। अब तुम देख पा रहे हो, अगर मैं चल रहा हूँ तो किसके अंदर चल रहा हूँ, गैसियस स्टेट के अंदर चल रहा हूँ, है ना। आसपास मेरे गैस ही गैस भरी पड़ी है। तो ये सबका सब सिस्टम क्या होता है कि हमारे आसपास कोई सी भी चीज़ ट्रांसपोर्ट कर रही है तो उसे मीडियम की ज़रूरत है। और वो मीडियम हमारे अर्थ में मेनली 3 तरह के होते हैं, या तो गैस होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो सॉलिड होगा। ठीक है, अब तुम्हें पता है इसके अंदर क्या, ये सबके सब क्या है, मैटर है। और मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से। तो गैस के अंदर पार्टिकल्स बहुत खुले खुले होते हैं, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत पास पास, बहुत चिपके चिपके होते हैं, और लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, ना गैस जितने लूजली और ना सॉलिड जितने टाइट, बस बीच के होते हैं थोड़े बहुत। अब एक बात मैं तुमसे पूछने की कोशिश करूँ कि तुम्हें खुली रोड पे चलते जा रहे हो, तुम्हारी स्पीड कैसी होगी? तुम कहोगे हम तो भागेंगे, शक्तिमान बन जाएंगे, फ्लाइंग जेट बन जाएंगे, हम तो भागेंगे। लेकिन उसी जगह तुम किसी ऐसे बाजार के अंदर घुस गए तुरंत, मतलब तुमने ये खाली वाला बाजार पार करा और तुरंत तुम घुस गए किसी ऐसी मार्केट के अंदर जिसके अंदर भीड़ बहुत होती है। मान लो तुम दिवाली वाली आज़ाद मार्केट में घुस गए, बहुत भीड़ होती है सही में, ठीक है। अगर तुम दिल्ली में रहते हो तो तुम्हें पता होगा। तुम दिवाली वाली आज़ाद मार्केट में घुस गए, ऐसी भीड़ कि तुम्हारे पास पैर रखने तक की जगह नहीं है, जरा सी भी जगह नहीं है कि तुम वहाँ पे पैर भी रख पाओ। फिर भी तुम चलने की कोशिश करोगे तो क्या तुम अपने हिसाब से चल पाओगे? नहीं, क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, आसपास से प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तुम्हारे को कुछ ना कुछ करके अपनी स्पीड को धीरे करना ही पड़ेगा। जहां आसपास तुम्हारे भीड़ नहीं थी, तुम अपना मस्त अपनी स्पीड में चलते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही तुम्हारे आसपास भीड़ आ गई, तुम्हारी स्पीड क्या हो गई? तुम्हारी स्पीड कम हो गई, तुम्हारी स्पीड धीरे हो गई। क्यों? क्योंकि आसपास से प्रेशर बढ़ता है, तो तुम्हारी स्पीड चेंज होगी, 110% चेंज होगी। स्पीड चेंज होगी तो तुम्हारी डायरेक्शन भी चेंज तुम्हें करनी पड़ेगी। मान लो तुम ये जा रहे थे खाली बाजार में, अब वहां पे भीड़ आ गई तो तुम क्या पता ऐसे चेंज हो गई, या ऐसे चेंज हो गई, या सीधे चलेगा, या कुछ ना कुछ तुम्हारे को चेंज करना पड़ेगा। तुम जैसे अपनी मर्जी की डायरेक्शन में नहीं चल सकते। तुम में से कुछ कहेंगे हाँ भैया धक्का मारते हुए जाएंगे, हटो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी ना कभी तो तुम्हें भीड़ के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो यार सेम चीज़ हमारी लाइट के साथ भी होती है। हमारी लाइट जब भी किसी एक मीडियम से, मान लो ये रहा हमारा सॉलिड मीडियम, ये रहा हमारा लिक्विड मीडियम, और ये रहा हमारा गैसियस मीडियम, तो लाइट जब कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है ना, तो उसको क्या होना पड़ता है? थोड़ा सा बेंड होना पड़ता है। क्यों बेंड होना पड़ता है? क्योंकि वहां पर किसी एक मीडियम में पार्टिकल्स की भीड़ कम है, किसी के अंदर उससे थोड़ी ज़्यादा है, और किसी के अंदर ऐसी है कि भाई पूछो मत। तो लाइट अगर यहाँ से निकल रही है तो अपनी मनमर्जी से निकल सकती है, लेकिन जैसे ही इस लिक्विड के अंदर एंटर कर जाएगी तो उसको अपनी थोड़ी सी जगह चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स की भीड़ ज़्यादा है। इसको थोड़ा सा अच्छा समझाने के लिए हम लोग सबसे पहले हमारे रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होती है। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर हमारी जो लाइट की रे है
वो क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है थोड़ा सा, जब वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये बेंड किस वजह से करती है, मान लो हमारा ऊपर वाला मीडियम था एयर और नीचे वाला मीडियम हमारा क्या है, वाटर। तुम देख पा रहे हो एयर के अंदर पार्टिकल्स कितने खुले खुले हैं, तो यहाँ पे लाइट अपनी मस्त स्पीड से चल जाए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की नॉर्मल स्पीड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कुछ ऐसा हो गया, मान लो 3 × 10⁸, 3 0 हटा दिए, तो ये कुछ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है हमारी लाइट। कितनी ज़्यादा है ना, मतलब अगर उस लाइट को जाने के लिए जगह मिल रही है, मैंने यहाँ से टॉर्च जलाई ना, तो वो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में कवर कर लेगी, इतनी स्पीड होती है लाइट की। तो यहाँ पर जो नॉर्मल एयर है, एयर के अंदर तो लाइट अपनी नॉर्मल स्पीड से चलती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन जैसे ही वो लाइट रे वाटर के अंदर एंटर करेगी, उस लाइट रे को बेंड होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर के अंदर पार्टिकल्स की भीड़ कैसी है, बहुत ज़्यादा है। तुम देख पा रहे हो यहाँ पे पार्टिकल्स एयर के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं ये लाइट रे को रोकेंगे। ये हमारी क्या है, ये हमारी आज़ाद मार्केट है जहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। हम लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। यानी कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर लाइट रे जा रही है तो उसकी स्पीड ज़रा सी कम होगी, कोई ना कोई चेंज आएगा ही आएगा। क्या पता वो तेज़ हो, क्या पता वो कम हो, और उसको बेंड होना पड़ेगा, उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तुम देख पा रहे हो यहाँ से लाइट रे आ रही थी सीधी, जाना चाहिए था उसको अपनी सीधी डायरेक्शन में, पर वो बेचारी क्या हो गई, वो बेचारी बेंड हो गई, वो थोड़ी सी झुक गई। किस वजह से झुक गई? क्योंकि उस मीडियम के अंदर पार्टिकल्स की भीड़ ज़्यादा है। बात क्लियर है? जब कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक लाइट रे ट्रैवल करती है तो उसको बेंड होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डेंसिटी डिफरेंस आ जाता है। डेंसिटी का मतलब ही होता है डेंसिटी, हाँ डेंसिटी कह सकते हैं, डेंसिटी डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पर एक मीडियम के अंदर अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा है, वहाँ पर ऊपर वाले मीडियम के अंदर मैटर ज़्यादा है, एटम्स ज़्यादा है, नीचे वाले में कम है, तो बेंड होना पड़ेगा। अगर ऊपर वाले में कम है, नीचे वाले में ज़्यादा है, तो बेंड होना पड़ेगा। उसी जगह अगर लाइट रे मेरी गैस के अंदर ही ट्रैवल करती रहती, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ही ट्रैवल करती रहती गैस के अंदर, तो बेंड क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई यहाँ पर डेंसिटी डिफरेंस है ही नहीं, यहाँ पे मीडियम एक ही है, मीडियम चेंज ही नहीं हो रहा। तो जब जब मीडियम चेंज होगा सिर्फ तभी तभी बेंड होगी, उसके अलावा बेंड नहीं होगी। अगर वो एक मीडियम के अंदर कांस्टेंट चलती जा रही है तो एक मीडियम के अंदर कोई भी डेंसिटी डिफरेंस नहीं आता, वहाँ पे एटम जो है सारे खुले खुले, अगर इसके अंदर चलती जा रही है तो सारे खुले, इसके अंदर चलती जा रही है तो सारे एक जैसे, तो यहाँ पर ये टकराएंगे नहीं। जैसी स्पीड इसकी यहाँ पर है वैसी इसकी स्पीड यहाँ पर भी रहेगी। तो जब कभी भी हमारी लाइट मीडियम चेंज करके ट्रांसपोर्ट करती है या ट्रैवल कर रही है तो उसकी लाइट रे को बेंड होना पड़ता है। इसी फिनोमिना को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बात क्लियर है? अब मैंने तुम्हें 3 तरह के मीडियम बताए, गैस, सॉलिड और लिक्विड। अब लाइट कभी भी अगर ट्रांसपोर्ट करेगी या तो गैस से लिक्विड में, या तो लिक्विड से सॉलिड में, या तो गैस से सॉलिड में, मतलब किसी एक मीडियम से हमेशा दूसरे मीडियम में जाएगी, है ना। अब एक बात बताओ यार, अगर मैं ऐसा, मेरे पास घर में 2 कमरे, 3 कमरे, पहला कमरा दूसरे कमरे से अटैच है, दूसरा कमरा तीसरे कमरे से अटैच है, तो अगर मुझे तीसरे कमरे में जाना है तो उसके लिए पहले दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि मानचो पहले कमरे से निकल के सीधा तीसरे कमरे में चला गया, किसी को टेलीपोर्ट थोड़ी आता है। सेम चीज़ हमारे लाइट के साथ है, वो हमेशा पहले एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, किसी एक से किसी दूसरे में, तीसरे में नहीं जा सकती। क्या बात क्लियर है? और अब यहाँ पर हमारे मीडियम होते हैं 2 तरह के। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम मीडियम टू अनदर, वन मीडियम टू अनदर। अगर कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जा रही है तो वो कैसे बेंड करेगी? हमने ये तो देख लिया बेंड करेगी, ये तो जानते हैं हम लोग बेंड करेगी, पर कैसे बेंड करेगी, क्या नेचर होगा उसका बेंड करने का, वो चीज़ हमें देखनी है। तो हमारे मीडियम हमारे अर्थ पे 2 तरह के होते हैं, या तो वो मीडियम डेंसर होगा जिसके अंदर वो ट्रैवल कर रही है, या तो वो मीडियम डेंसर होगा, या तो वो मीडियम रेयरर होगा। क्या होता है डेंसर मीडियम और क्या होता है रेयरर मीडियम? मैं तुम्हें अगर आसान भाषा में बताना चाहूँ तो डेंसर मीडियम कोई भी ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, और रेयरर मीडियम कोई भी ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी कम हो, जिसके अंदर पार्टिकल्स कम हो, जिसके अंदर एटम्स कम हो। अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। अब तुम्हें पता है अगर पार्टिकल ज़्यादा है डेंसर मीडियम के अंदर तो वहाँ पे लाइट की स्पीड कम होगी। जैसे आज़ाद मार्केट के अंदर तुम घुसे थे तो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी तो तुम्हारी स्पीड अपने आप कम हो गई थी। तो डेंसर मीडियम्स के अंदर एटम्स की भीड़ ज़्यादा होती है, इसी वजह से लाइट को स्लो ट्रैवल करना पड़ता है, वहाँ पे लाइट की स्पीड कम हो जाती है। जिस भी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड स्लो है उसको मैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कह सकता हूँ, और जिस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड ज़्यादा है यानी पार्टिकल्स की भीड़ कम है उस मीडियम को मैं रेयरर मीडियम कह सकता हूँ। अब ये जो पार्टिकल वाला और एटम वाला कंसेप्ट है ना, ये चीज़ तुम्हें सिर्फ फील कराने के लिए था कि वहाँ पर लाइट की स्पीड चेंज क्यों होती है।
यहाँ पे पेपर में तुमसे पार्टिकल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तुमसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तुम्हें लिख के आना द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तुमसे डेंसर मीडियम या रेयर मीडियम पूछा जाएगा तो तुम बस इतना लिख सकते हो, जिस भी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा होती है वो रेयर है, जिस भी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कम होगी वो हमारा डेंसर है। पर ऐसा क्यों होता है, ये चीज हमारा होता है एटम्स की वजह से। रेयर मीडियम के अंदर एटम्स की भीड़ कम होती है और डेंसर मीडियम के अंदर एटम्स की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसी वजह से लाइट को स्पीड कम करनी पड़ती है डेंसर मीडियम के अंदर। बात क्लियर है। अब या तो लाइट रे, अब मैंने तुम्हें बताया हमेशा किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाएगी, या तो लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी या तो लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी। अब तुम कह सकते हो कि एयर से वाटर में जा रही, तो एयर हमारा क्या है, रेयर मीडियम है जिसके अंदर पार्टिकल्स कम है, और वाटर हमारा क्या है, डेंसर मीडियम। तो कोई भी लाइट रे या तो रेयर से डेंसर जाएगी, या मान लो वो वाटर से निकल के एयर में जा रही है, तो वाटर हमारा क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, और एयर हमारा क्या हो गया, रेयर मीडियम हो गया। तो अब हमारी लाइट रे डेंसर से निकल के रेयर में जा रही है। कभी को अगर ऐसा आता है कि ऊपर वाटर है और नीचे क्या है, ग्लास है, और लाइट रे वाटर से निकल के ग्लास तक जा रही है, ग्लास वाले मीडियम में एंटर कर रही है, तो वाटर के अंदर क्या है, वाटर लिक्विड है, उसके अंदर पार्टिकल्स की भीड़ कम है, और यहाँ पर ग्लास क्या है, ग्लास सॉलिड है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स की भीड़ ज्यादा है, तो ये वाला मीडियम क्या हो गया, ये वाला मीडियम अब डेंसर हो गया, और वाटर हमारा क्या माना जाएगा, इस केस के अंदर रेयरर माना जाएगा, क्योंकि जो दूसरा मीडियम इसके सामने आया वो इससे ज्यादा डेंस है, इससे ज्यादा डेंसिटी वाला। क्या बात क्लियर है। अब या तो लाइट रे हमारे रेयरर से डेंसर में जाएगी या तो डेंसर से रेयरर में जाएगी। अब हमें यही देखना है कि अगर कोई भी लाइट रे डेंसर से रेयरर के अंदर जा रही है तो वो कैसे बेंड करेगी, और अगर कोई भी लाइट रे रेयरर से डेंसर के अंदर जा रही है तो वो कैसे बेंड करेगी। क्या इतनी बात क्लियर है। तो उसमें सबसे पहला हमारा क्या आता है जो हम पढ़ने लगे हैं कि जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है। अब तुम देख पा रहे हो यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब के अंदर से लाइट निकल के कहाँ जा रही है, हमारे टेबल पे पड़े हुए ग्लास स्लैब के अंदर। अब यहाँ पर लाइट कहाँ से निकल के जा रही है, एयर से। आसपास कौन सा मीडियम है, एयर ही एयर है, गैस ही गैस है। तो गैस के अंदर क्या होता है, गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है। जा किसके अंदर रही है, जा रही है हमारे ग्लास स्लैब के अंदर। ग्लास स्लैब के अंदर क्या होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है। ये हमारा मीडियम कौन सा हो गया, डेंसर हो गया। तो जब कभी भी लाइट रे एयर से लेकर के ग्लास यानी कि रेयर से निकल के डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड को कम होना पड़ता है, क्योंकि ऊपर उसकी स्पीड ज्यादा थी रेयर मीडियम में, अब डेंसर में क्या हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। और जब उसकी स्पीड कम हो जाती है तो उसको बेंड होना पड़ता है टूवर्ड्स नॉर्मल, अपने नॉर्मल की तरफ। जानी चाहिए थी सीधी पर उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, इसी वजह से वो बेचारी नीचे की ओर झुक के बेंड हो गई। बात क्लियर है। यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमारा इंसिडेंट रे बनेगी हमारे उसके साथ नॉर्मल के साथ, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं है, जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमारी रिफ्रैक्टेड रे बनाएगी किसके साथ, हमारे नॉर्मल के साथ। ये चीज हम लोग थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे। अभी क्या तुम्हें एक बात समझ में आई है, जब कभी भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। क्यों बेंड करेगी, क्योंकि भाई उसकी स्पीड कम हो रही है ना। रेयर के अंदर उसकी स्पीड ज्यादा थी, डेंसर के अंदर उसकी स्पीड बेचारी की कम हो जाएगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा नॉर्मल की तरफ, और साथ ही साथ उसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हमारा अगला केस आता है जब हमारी लाइट रे निकल के डेंसर से जा रही है रेयरर मीडियम में। अब वो हमारी लाइट रे एक ऐसे मीडियम से निकल रही है जहां पर डेंसिटी ज्यादा है और वहां पर जा रही है जहां पर डेंसिटी कम है। तुम यहां पर इस केस को देख पा रहे हो। हमारा टॉपिक क्या है, इसको ब्लैक कलर में चेंज कर लेते हैं ना। अब हमारा टॉपिक है डेंसर टू रेयरर मीडियम। यहां पर लाइट रे किसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर रही है, वाटर के अंदर। वाटर का जो डेंसिटी है वो एयर के मुकाबले ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। अब यहाँ पे लाइट रे वाटर से निकल के एयर में जा रही है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, वाटर के अंदर पार्टिकल ज्यादा है, एयर के अंदर पार्टिकल्स कम है। तो अब लाइट रे के साथ क्या होगा, अब तुम देख पा रहे हो वो जो लाइट रे है वो वाटर से निकल के गई एयर के अंदर। वाटर के अंदर पार्टिकल ज्यादा थे, उसकी स्पीड कम थी। डेंसर मीडियम के अंदर पार्टिकल ज्यादा थे, उसकी स्पीड कम थी। और जैसे ही वो निकल के रेयरर मीडियम के अंदर गई, रेयरर मीडियम के अंदर पार्टिकल्स क्या है, कम है, तो उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो जाएगी। तुम कहोगे बिल्कुल इंक्रीज होगी। तुम उस ऐसी मार्केट से जिसके अंदर भीड़ ही भीड़ थी वहां से निकल के किसी खाली मार्केट के अंदर आ जाओगे तो तुम्हारी स्पीड नहीं बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। सेम चीज लाइट के साथ होगा। लाइट एक ऐसे मीडियम से निकल के आ रही है जिसके अंदर डेंसिटी ज्यादा थी, किस मीडियम के अंदर, जहां पर डेंसिटी कम है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यहां पर स्पीड क्या हो जाती है, जब भी हमारी लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। और इसी स्पीड के इंक्रीज होने की वजह से ही वो लाइट रे क्या चली जाती है, टूवर्ड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। जा रही थी सीधी, आनी चाहिए थी वो ऐसी सीधी, पर कैसी भाग गई, दूर की ओर भाग गई। क्यों, क्योंकि भाई उसकी स्पीड बढ़ चुकी है। क्या बात क्लियर है। वो कहां बेंड हो जाती है, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, हमारे नॉर्मल से दूर भागने लग जाती है। किस वजह से भागने लग जाती है, क्यों, क्योंकि भाई वहां पर
हमारे लाइट की स्पीड इंक्रीज हो गई है। क्या बात क्लियर है यार? ये बक्सा कहाँ से आ गया? ये अभी तो पढ़ा नहीं था। चलो ठीक है यार, अब ये भी थोड़ा देख लेते हैं। तो अब जो हम लोग पढ़ने लगे हैं वो हमारा क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने ये देख लिया कि लाइट रे जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाएगी तो वो बेंड करेगी, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हमने ये भी देख लिया कि अगर कौन से मीडियम से निकल के किसी मीडियम में जा रही है तो कैसे कैसे बेंड कर सकती है। ये चीज डिपेंड करती है उसकी डेंसिटी पे। तुमने कभी देखा होगा यार, जो डाइनिंग टेबल होती है, डाइनिंग टेबल के ग्लास के नीचे अगर हम लोग हाथ लगाए ना और मैं हाथ को ऐसे ऐसे मूव करूं तो जो जितना हाथ मेरा डाइनिंग टेबल के नीचे है ना वो थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। मतलब ये हाथ मेरा थोड़ा सा सेपरेट दिखाई देगा और ये हाथ मेरा थोड़ा सा नीचे सेपरेट दिखाई देगा। जो डाइनिंग टेबल के अंदर है वो थोड़ा सा अलग और जो डाइनिंग टेबल के बाहर है वो थोड़ा सा अलग, थोड़ा उनमें डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा, थोड़ा आगे पीछे। तो क्या मेरा हाथ कट के थोड़ा सा सही में साइड हो गया? नहीं, वहां पर लाइट रेज बेंड करती है इसलिए वो मुझे थोड़ा सा साइड हटा हुआ दिखाई देता है। बात क्लियर है? अगर मैं तुम्हें कोई ग्लास ला के दिखाऊं, कोई चश्मा हो, तुम चश्मे को उतारो और चश्मे से ना बस नॉर्मल ऐसी दुनिया देखने की कोशिश करो, तुम्हें क्या पता वो दुनिया छोटी या बड़ी दिखाई दे। तो क्या वो सही में छोटी या बड़ी हो गई? नहीं भाई, वो छोटी या बड़ी नहीं हुई, वहां पर लाइट रेज बेंड कर रही है, इसी वजह से तुम्हें उसकी इमेज थोड़ी ऊपर नीचे दिखाई दे रही है। यही चीज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है कि लाइट रे जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर आती है तो वो बेंड करती है और बेंड करने की वजह से उसकी इमेज भी टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है। अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है? जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे कि उन लोगों ने कुछ नोटिस करा इसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहला लॉ होता है, अब ये देखो, ये रहा मेरा मीडियम नंबर 1 और ये रहा मेरा मीडियम नंबर 2। अब मैं तुमसे पूछूं इन दोनों में से कौन सा रेयर और कौन सा डेंसर है तो तुम बता पाओगे? लाइट रे आ रही है और टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर रही है ना, नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है, यानी कि मीडियम नंबर 1 हमारा क्या है? मीडियम नंबर 1 हमारा रेयरर है और दूसरा हमारा क्या है? डेंसर। क्योंकि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम के अंदर जाती है, डेंसर है, क्या लिख दिया मैंने? क्योंकि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तभी वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। इतनी बात क्लियर है? ये तो तुम्हें पता ही होगा। तो यहां पर क्या हुआ? जैसे ही लाइट रे आई वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाने का ट्राई कर रही है तो उसे बेंड होना पड़ेगा, और वो बेंड हुई तो मैंने उसके बीच में से एक लाइन डाल दी जिसको मैंने क्या कहा? जिसको मैंने नॉर्मल कहा है। अब जो भी एंगल इंसिडेंट रे हमारे नॉर्मल के साथ बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, और जो भी एंगल हमारा रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। इधर मेरा क्या बनेगा? एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन के केस में ये एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होता था, लेकिन यहाँ कहाँ से इक्वल हो सकता है? यहाँ तो इक्वल होगा नहीं। इक्वल तो तब होता है जब यहाँ पर ये सीधी सीधी चली जाती है ना, तभी हम लोग वर्टिकल अपोजिट एंगल से उसको इक्वल कर पाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये इक्वल हो गई नहीं, क्योंकि यहाँ पर लाइट रे थोड़ी बेंड कर गई है। यहाँ पर इंसिडेंस एंगल कभी भी रिफ्रैक्टेड एंगल के इक्वल नहीं होता। लोग चाहते थे कि इस इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल के बीच में कोई ना कोई रिलेशन निकाल दे। ये वो वाला रिलेशन नहीं है जो तुम सोच रहे हो। कोई ना कोई हम लोग ऐसा निकाल दे कि हाँ भाई इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध हो, कि अगर इंसिडेंस इतना है तो रिफ्लेक्टेड इतना होगा, अगर इंसिडेंस इतना है तो रिफ्लेक्टेड इतना होगा, अगर रिफ्लेक्टेड इतना है तो इंसिडेंस इतना होगा। ये निकालना चाहते थे लोग। इसी चीज़ के लिए हमने स्नेल्स लॉ बनाया। ये स्नेल्स लॉ हम लोग अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा टिपिकल टॉपिक है इसी चैप्टर का। बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत लीनियंटली समझेंगे, सब दिमाग में चिपक जाएगा। पहला लॉ हमारा क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। प्लेन तुम जानते हो जिसके अंदर सिर्फ मतलब ऐसे बिल्कुल प्लेन, अगर यहाँ से लाइट रे आई तो इसी प्लेन के अंदर ही रिफ्लेक्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि लाइट रे आ रही है और यहाँ से निकल जाती, नहीं, एक प्लेन के अंदर आई और उसी प्लेन के अंदर क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। बात क्लियर है? इसी चीज़ को कहा जाता है कि हमारी इंसिडेंट रे, जो हमारी इंसिडेंस रे, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे और जो हमारी नॉर्मल है वो तीनों की तीनों एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रही है। अब हमें अगली जो अगला लेक्चर होगा हमारा उसके अंदर क्या पढ़ना है? इस इंसिडेंस एंगल और इस रिफ्लेक्टिव एंगल के बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो पढ़ना है। वो है हमारा स्नेल्स लॉ। बात क्लियर है? ये चीज़ हम लोग अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पीछे के स्क्रीनशॉट भी तुम लेते ही रहते हो, ये लो लिख लो। और बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम हमसे यहाँ तक पढ़ने के लिए आए, बहुत बड़े वाला थैंक यू। और सारे बच्चों को मैं थैंक यू करता हूँ। जिस भी बच्चे को अगर मैथ्स की वीडियो देखनी है वो जाकर के नीचे स्किलशाला के चैनल को विजिट कर सकता है। शिवम भाई बहुत अच्छी मैथ्स की वीडियो डाल रहा है और ऐसी आग लगाते रहो, पढ़ते रहो, फोड़ते रहो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।